फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज की जो यूनिट है, आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट की 2 पार्ट आपको दे चुके हैं। आज तीसरे वाले पार्ट में हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मान ही नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको बता दें, होली ऐसे फेस्टिवल की वजह से हो सकता है मे बी 1% चांस बनता है अभी भी कि आपका एग्ज़ाम जो है 10 मार्च के बाद ही हो, क्योंकि यहाँ पे आयोग की अगर देखें तो 21 फरवरी से 10 मार्च तक का शेड्यूल रखा था। बट इस शेड्यूल के बीच में कई एग्ज़ाम तथा कई फेस्टिवलों की वजह से ये एग्ज़ामों की डेट जो है कुछ चेंजेस हो सकती है। तो आप चेंजेस की तरफ ना ध्यान दीजिएगा, आप केवल अपनी तैयारी की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो श्रृंखला थी, करीबन हमने जो सेकंड पार्ट था वो तकरीबन हमने कहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी 162 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर यहाँ से आगे को देखें तो इस तरह यानी टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पे जो चल रहा है टॉपिक वो क्या है, उपकला का सूत्रीकरण। ठीक है, फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस चल रहा है। उसी के अंदर हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 163 रहेगा, यानी 163वां क्वेश्चन रहेगा। अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकला को वर्णित कर रहा है। चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। अनुसंधान उपकला की रूप में व्यक्तिनिष्ठ रूप है। चरों के बीच अंतर होता है। तो भाई चर हम क्यों लेते हैं? अगर हम चर नहीं लेंगे तो हम अपनी रिसर्च वर्क किस पर करेंगे? और चरों के बीच अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्या कर रहा है, वर्णित कर रहा है। रिक्त उपकल्पना को क्या कर रहा है, ये वर्णित कर रहा है। भाई चर क्यों लेते हैं? आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर दो चर लेते हैं। यानी यहाँ पे IV और DV यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो चर लेते हैं, और दोनों ही चर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी दोनों ही चरों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में कोई अंतर नहीं होता है। तो जो भी चर लेते हैं वो एक आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे हमें चर लेने हैं तो हम सारे कौन से चर लेंगे, सपोज साइकोलॉजिकली चर लेंगे तो कौन से हो जाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, एकाग्रता, इस तरह के जो चर लेंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या माना जाएगा, जो राइट आंसर चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है, तभी तो हम उसके प्रभाव को देख सकेंगे। अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है, तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो 164 का जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ पर जो तात्पर्य रहेगा, चरों के बीच संभावित संबंधों का विवरण देना है। और जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना है, तो यहाँ पे A और B दोनों सही हैं, क्योंकि हम चर इसीलिए लेते हैं कि उनका क्या कर सकें, हम संबंधों का विवरण दे सकें और तथा उनकी पुष्टि भी कर सकें, या वो सार्थक थे या न। जैसे योगाभ्यास में समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता का अध्ययन करना या योग के प्रभाव का अध्ययन करना, तो इन पर कितना प्रभाव पड़ा कितना नहीं पड़ा ये रिजल्ट बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? तो यहाँ पर अगर वर्णन की बात हो तो एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है, जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो A रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वही प्रश्न विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण और नैतिक होने चाहिए। प्रश्न भी हमेशा ऐसे ही बने जो स्पष्ट हों, नैतिक भी हों, ऐसे ना हो ऊट पटांग का आपने उसने डेवलप कर दिया। निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे जो सबसे अनिवार्य विशेषता है वो प्रदत्तों के संग्रह की संभावना, जो कि प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास में एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे 167 का जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा प्रदत्तों के संग्रह की संभावना, जो कि प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। यह राइट आंसर रहेगा। अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो बाकी सभी अनिवार्य विशेषताएं, यानी प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना, व्यावसायीकरण की संभावना है, समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होना, क्या है इसमें राइट आंसर रहेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी उपकल्पना की बात कर रही है, यानी हाइपोथेसिस अच्छी कैसी होती है। तो यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रबंधकों द्वारा परीक्षण किया जा सके। यानी आपने हाइपोथेसिस बना ली, बट आप उसे क्या कर सकें, आप उसका परीक्षण यानी टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो वो हाइपोथेसिस बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो अगर हाइपोथेसिस को हमें वर्णित करना हो तो अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, कैसे हम उपकल्पनाएं बनाते हैं कि जैसे सपोज हम क्या कहेंगे कि जैसे हमने कोई टीचिंग मेथड लिया और उसको हमने अप्लाई किया, तो हम क्या कहेंगे उस टीचिंग मेथड का प्रभाव पड़ता है। तो यानी भविष्य की भविष्यवाणी के रूप में हम उसे परिभाषित करते हैं। ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता ये तो परिणाम बताता है। निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण यानी फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे किस में आवश्यकता नहीं होगी, तो वो होगी ऐतिहासिक अध्ययन में। इसमें किसी भी प्रकार के फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप हिस्टोरिकल अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हिस्टोरिकल अध्ययन है वो पहले से घटित हुई घटना पर होता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको उपकल्पना को फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस तरह की जो रिसर्च है वो हिस्ट्री में अधिक की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक परिचालन यानी यहाँ पे ऑपरेशनल परिभाषा का अर्थ है। तो यहाँ पे अगर क्या कहा है, परिचालन परिभाषा की अगर पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। तो यहाँ ये पहले से प्योरीफाई होती है, याद रखिएगा। एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यह शोध प्रश्नों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। ये किस पर बल देता है, तो गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है। तो दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा रहेगा, प्रथम कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पे जो दिशात्मक यानी पहले से ही हम एक डिसाइड करके चल रहे हैं, हमने क्या कह दिया कि प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश यानी हमें क्या करना है, ग्रुप में डायरेक्शन देना है, व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो ये दिशात्मक परिभाषा उपकल्पना हो गई, हाइपोथेसिस हो गई। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम ग्रुप में कोई भी उन्हें बात बताएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी क्लास में व्याख्यान यानी लेक्चर के रूप में बताने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। तो ऐसा कौन सा इसमें है, तो तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध में अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, हम किसी भी उपकल्पना का निरूपण नहीं करते, तो वो कौन सा शोध होता है, ऐतिहासिक शोध होता है। तो वही यहाँ पे रिपीट दोबारा पूछ लिया है कि उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। तो किस में, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध में, क्योंकि शोध क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो ऐतिहासिक जो शोध होते हैं यानी जो हिस्टोरिकल शोध होते हैं, जो हिस्ट्री में रिसर्च होती हैं, उसमें उपकल्पनाओं का निरूपण करना आवश्यक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उपकल्पनाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यह एक अस्थायी प्रस्ताव है। उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है, इसको सामान्यीकृत किया जा सकता हो, यानी इसको सामान्यीकृत किया जा सकता हो, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी बात की तो इनको एकीकृत रूप में दर्शाना, ठीक है, इनको मिश्रित शोध यानी मिश्रित शोध और मात्रात्मक और गुणात्मक निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है। तो इनको एकीकृत रूप में दर्शाना ये आवश्यक होता है, ठीक है। 177 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना आवश्यक होता है। लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करेगा। तो यहाँ पे ये किसका उपयोग करेगा, तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, लघु न्यायादर्श में यानी छोटा सैंपल साइज है, शून्य परिकल्पना यानी हमने कोई भी उसमें अपना
व्यू नहीं रखा कि असर पड़ता है या नहीं पड़ता, हम कहेंगे कि कोई भी सार्थक अंतर नहीं होगा, ये मानकर चलते हैं किसी भी वेरिएबल में। तो शोधकर्ता किसका उपयोग करेगा, तो टी परीक्षण का करते हैं जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा होता है तब। ठीक है, क्योंकि अनोवा क्या है, अनोवा 3 से अधिक वेरिएबलों के बीच अंतर को बताता है। काई स्क्वायर और फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, ये फैक्टर एनालिसिस, तो ये कई जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच फैक्टर को दर्शाता है, फैक्टर एनालिसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 178 फिर नेक्स्ट जो रहेगा हाँ 179। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है, तो यानी वस्तु हैं, घटनाएं हैं और चीज़ों के गुण हैं, यानी वो गुण कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम किसके द्वारा नापते हैं, तो वो चरों के द्वारा नापते हैं। तभी तो मैंने कहा था रिसर्च में अगर वेरिएबल नहीं होंगे तो हम किसका मेजर करेंगे, किसको मापेंगे, कोई फिर का कोई भी तथ्य नहीं रहेगा। फिर तो वो कैसी होगी, जैसे किसी के व्यक्तित्व पर कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर कर ली, कोई अरविंदो के व्यक्तित्व पर कर ली, इस तरह से फिलोसफिकल रिसर्च टाइप की हो जाएंगे। अनुसंधान के चर, अभी हम टॉपिक क्या देखेंगे, अनुसंधान के चर यानी रिसर्च वेरिएबलों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीकी इसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि यहाँ चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कारक विश्लेषण रहेगा, यानी फैक्टर एनालिसिस रहेगा। जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं, यह कैसा चर है, सक्रिय है, एक्टिव है, और कैसा है, स्वतंत्र भी है, यानी किसी पर आश्रित नहीं है, तो प्रतिभागियों को ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए हस्तक्षेप और उपचार एक ही बात होगी कि जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल उसमें रख रहे हैं, फील्ड में या प्रैक्टिकल ग्रुप में रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रयोगात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, इस पर हम प्रयोग करके देखेंगे। नियंत्रण समूह को कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, जिस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिस पर हम कोई भी उपचार या ट्रीटमेंट जिसको हम नहीं देंगे। निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा धर्म, जिसको श्रेणीगत चर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी भारत में धर्म हैं उनको धर्म के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं आराम से। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है, तो ये चरों के कार्य साधन पूछ रहा है, किस पर आधारित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा चरों के कार्य साधन पर आधारित होता है, क्योंकि अगर प्रयोगात्मक चर होते हैं वहाँ पे वेरिएबल अवश्य होंगे। एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको कहेंगे सक्रिय चर, क्योंकि क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य साधन स्वतंत्र चर, तो इसको बोलते हैं सक्रिय चर, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो वो सक्रिय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे है स्वतंत्र चर। इसमें क्या होता है कि नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान हो जाते हैं, तो स्वतंत्र चर में पूर्ण रूप से समान हो जाते हैं। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाएगी तो आश्रित चर। ठीक है, व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो 186 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आश्रित चर। निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है, तो विस्तारित अवधि के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा प्रवृत्ति अध्ययन और पैनल अध्ययन। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट आंसर रहेंगे, प्रवृत्ति अध्ययन और पैनल अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी क्या राइट आंसर रहेंगे। यहाँ पे पूछ रहा अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक यहाँ पे विस्तारित अवधि के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे श्रेणीगत चर की बात हो रही है, तो उसका उदाहरण हो जाएगा शिक्षक के बालों का रंग।
ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक के बालों का रंग, यानी हमें श्रेणी बनानी है। देखिए श्रेणी का मतलब होता है एक मतलब ग्रुप बना देना, ठीक है, डिसाइड कर देना। तो हम जैसे जिसके काले रंग के बाल होंगे उन्हें काले वाले ग्रुप में, जिसके सफ़ेद रंग के होंगे सफ़ेद वाले ग्रुप में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यानी श्रेणी बना देना, यानी एक पार्टिकुलर ग्रुप में उसे रख देना। यह वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात की जाएगी तो वो रहेगा स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पे प्रभाव पूछ रहा है, यहाँ इफेक्ट पूछे, वहीं पे स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि इसने पूछा आकलन करने के लिए चयन करता उनका दूसरे चर और चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई वहाँ स्वतंत्र चर नहीं होगा तब तक आप प्रभाव को नहीं देख सकते। एक स्थिति या विशेषता है जिसकी विभिन्न मूल्य या श्रेणियाँ हो सकती हैं, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे स्थिति या विशेषता हो सकती है जिसकी विभिन्न मूल्य या श्रेणियाँ होती हैं, तो वो चर होते हैं, वेरिएबल, जिनकी विशेष स्थिति या विशेष मूल्य या विशेष श्रेणियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों है, यानी आयु, तापमान, आय और ऊंचाई। और अगर बी की बात करें श्रेणी, बिंदु, औसत, यानी यहाँ पे बी की बात करें तो वो श्रेणी, बिंदु, औसत, यहाँ पे विग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन। तो यहाँ पे 191 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्थिर कहा जाता है। जिसका मूल्य परिवर्तन ना हो, भाई जिस चीज़ का मूल्य परिवर्तित नहीं हो सकता वो चीज़ क्या है, स्थिर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कारक विशेष यहाँ पे विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कारक विश्लेषण का उपयोग की अगर बात की जा रही है तो वो हो जाएगा कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जो मैंने कहा था अभी फैक्टर एनालिसिस। ये क्या करता है कि कई चर, यानी 3 से अधिक चर हैं, 5 चर हैं, 6 चर हैं, तो उनमें फिर अंतर आ जाता है, तो तब हम कारण यानी एनालिसिस यानी फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है, चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है तो वही परिवर्तन करता है जिस पर किसी का परिवर्तन ना चले, तो वो होता है स्वतंत्र चर। यानी चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है तो वो स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर ही होगा तब वो दूसरे चरों में परिवर्तन कर सकता है, और जिनमें परिवर्तन होता है वो कौन से चर होते हैं, आश्रित चर। तो याद रखिएगा जो परिवर्तित ना हो वो स्वतंत्र चर, जो परिवर्तन हो जाए यानी जिस पे चर का प्रभाव पड़ जाए तो वो आश्रित चर। इस तरह से समझ सकते हैं कि योगा क्या हो गया, स्वतंत्र चर। और योगा से व्यक्ति की क्या बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेटर होता है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, आश्रित चर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं की जा सकती। तो यानी ऐसा चर जिसके साथ हेरफेर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो भी चर दिए गए उन्हें देख लेते हैं। लिंग यानी स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं की जा सकती, लिंग के साथ कर लेते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग रख लेते हैं। जातीयता यानी इथेनिसिटी, इसके साथ कर लेते हैं। बुद्धिमत्ता और निलक्षण, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा होता, कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो प्रभावित करता है तो यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाता। स्वतंत्र चर जिसके साथ कोई अध्ययन में हेरफेर नहीं की जा सकती। सपोज यहाँ पे अगर मैं योगाभ्यास रख देती तो ये आंसर फिर योगाभ्यास हो जाता, तो इनमें से कोई नहीं। किसी प्रयोगात्मक अविकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं। तो आश्रित चर कौन होता है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़े, वही आश्रित चर होता है। जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिस पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्रयोगात्मक अविकल्प में आश्रित चर किसे कहेंगे, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये दोनों ही ए बी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। तो दूसरे चर से प्रभावित होता है तो वो आश्रित चर कहलाता है। यह वह मूल्य है जिस मतलब मूल्य दूसरे चर से प्रभावित नहीं होता है। इस तरह से अगर फॉर्मेट बन जाए तो वो स्वतंत्र चर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रभावित होता है तो आश्रित चर है। ठीक है, प्रभावित होता है तो आश्रित चर है, प्रभावित नहीं होता है, नहीं लग जाए वाक्य में, तो स्वतंत्र चर है। क्या करना है, क्वेश्चन की नेचर को पहचानना है। नेक्स्ट देखते हैं। समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार
घटनाजन्य और कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो ये गुणात्मक आधार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चर जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में आते हैं? तो वो चर कौन से होते हैं? तो ये कार्य साधन चर होते हैं। एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर यानी सोने के अभाव यानी स्लीपिंग का, याद रखिएगा, स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा स्मृति स्कोर जो हमारे पास आएगा, यानी हम प्रभाव देख रहे हैं कि सोने से बच्चे की स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम किस पर प्रभाव देख रहे हैं? स्मृति पर। किसका देख रहे हैं? सोने का। तो सोने का हो गया, ये हो गया स्वतंत्र चर, और आश्रित चर क्या हो गया? स्मृति। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आश्रित चर है तो स्मृति जो स्कोर निकल कर आएगा कि यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर का जो स्कोर निकल के आया यानी स्मृति स्कोर जो निकल के आएगा वही इसका आश्रित चर है, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है किसका? स्मृति पर। किसका? सोने का। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को कोरिलेट करके देखना होगा। एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में आपके लिए वो जो चैप्टर है यानी 5 चैप्टरों में क्या क्या डिजाइन करते हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है आपके इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पे वेरिएबल समझ में आएंगे, यानी आपको वहाँ पे चर समझ में आएंगे, वहाँ पे आपको आश्रित चर, स्वतंत्र चर समझ में आएंगे, और किस तरह से हम फाइंडिंग करते हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट को दे देंगे, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों का क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्र चर कहा जाता है। प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्र चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता? तो यहाँ पे उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रायोगिक चर, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से परिणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो परिणात्मक चर का अगर मुख्य उदाहरण की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। परिणात्मक चर का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यायदर्श यानी सैम्पलिंग से। ये पूरा के पूरा चैप्टर रिसर्च से है। तो हम पांचों जो रिसर्च के चैप्टर होते हैं उनमें क्या क्या कराया जाता है, तो वो पांचों की जो वीडियोस हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ध्यान से उसे देख लीजिएगा, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे परिणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? अगर परिणात्मक की बात की जाए तो परिणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो वह है व्यवसायी की मनोदृष्टि। परिणात्मक रूप से व्यक्त नहीं करा सकता किसी की मनोदृष्टि को, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कहा जाता है न्यायदर्श, क्योंकि इसमें क्या है, उप समुच्चय के चयन, जब हम चयन करते हैं तो वही हमारा सैंपलिंग या न्यायदर्श कहलाता है या जनसंख्या कहलाता है। शोधकर्ता अनंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों या प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लक्षित जनसंख्या। ठीक है, लक्षित जो जनसंख्या है उसके संदर्भ में या कहेंगे यहाँ पे संदर्भ में अनुसंधान प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। लक्ष्य को आधारित करके रखी गई जनसंख्या। किसी न्यायदर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सांख्यिकीय अनुमान कहा जाता है तकनीकी रूप से। नेक्स्ट देखते हैं। एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है, उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायदर्श का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्त्रीकृत न्यायदर्श का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। तो यानी जो नेत्रहीन बच्चे हैं और किसी भौगोलिक क्षेत्र में, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में, यानी यहाँ पे ये क्या ऐसे, तो यहाँ पे दो कंडीशन लग रही है, एक भौगोलिक क्षेत्र की, दूसरे नेत्रहीन बच्चों की।
तो वो कैसे, तो ये स्त्रीकृत न्यायाधीश होगा, क्योंकि इसे पहले से ही डिसाइड करना होगा। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो यानी हमें यहाँ पे कोई भी डिसाइड नहीं होता, हम जो भी चयनित करते हैं उसका समान अवसर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यह होता है संभाव्य न्यायाधीश। इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या करते हैं कि हमें सभी व्यक्तियों की इक्वली समान अवसर मिलता है चयन का। इस प्रकार के न्यायाधीश में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। तो ऐसा कौन सा न्यायाधीश है, तो वह है गैर संभाव्य न्यायाधीश। यहाँ पे क्या है कि पहले से ही हम सोच के चलते हैं कि हम इन्हें लेंगे। या तो कोई अनुसंधान समस्या समाज यहाँ पे विजातीय जनसंख्या से संबंधित है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो अगर विजातीय जनसंख्या की बात की जा रही है तो वह है स्त्रीकृत न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रतिदिन न्यायाधीश अनिवार्य है। तो यहाँ पे विधि में प्रतिनिधि न्यायाधीश जो उनका क्या करे, समूह को इंडिकेट कर सके, समूह को प्रेजेंट कर सके, ऐसा न्यायाधीश अनिवार्य है। तो वो सर्वेक्षण विधि, अगर सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको न्यायाधीश अनिवार्य है, क्योंकि आप दिखाएंगे किस पर कि आपने पर्टिकुलर किस पर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार घटनाजन्य यहाँ पर कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वो किस आधार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो वो किस आधार के अंतर्गत आएंगे, तो वो परिणाम आधार के अंतर्गत आएंगे। 198 का जो राइट आंसर रहेगा वो परिणाम ना हो गया, वो गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे, गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में आते हैं। तो वो चर हो जाते हैं हमारे कार्य साधन चर। ठीक है, वो चर कैसे हो जाते हैं, कार्य साधन चर हो जाते हैं। ठीक, गलत लग रहा है, कार्य साधन चर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है, क्या जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव, मुझे लगता है ये स्लाइड दोबारा आ चुकी है। तो यहाँ पे चलिए, अभी हम कहाँ थे, तो यहाँ पे थे, इस पे क्वेश्चनों पे थे, सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, और हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। ये वो स्लाइड दोबारा आ चुकी थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश गैर संभाव्य न्यायाधीश के अंतर्गत आता है। तो गैर संभाव्य न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आएगा, तो कोटा न्यायाधीश आएगा। यहाँ पे आपको पूरी सैम्पलिंग पता होनी चाहिए। जब सांख्यिकी की माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायाधीश पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आंकड़ा। माप क्या है, न्यायाधीश पर आधारित है तो आंकड़ा कहा जाता है या आंकड़े कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले हम इस स्लाइड पे थे और यहाँ तक हम कर चुके थे। विधि क्या करती है, न्यायाधीश अनिवार्य है, तो हमने देखा था यहाँ पे सर्वेक्षण विधि थी। 212 का जो राइट आंसर गया था सर्वेक्षण विधि थी। उसके बाद स्लाइड हम दूसरी पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे दूसरी जो स्लाइड थी, अब हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं। 214 यहाँ तक आ चुके, यानी आंकड़ा कहे जाएंगे, आंकड़ा कहा जाएगा, यानी हमने क्या करा है, डाटा निकाला है। जब कोई शोधकर्ता पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायाधीश का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश कहा जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है, तत्पश्चात यहाँ पे है यादृच्छिक अंक तालिका रैंडम, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, डिगेट टेबल का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह में न्यायाधीश का चयन करता है। तो ये क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो रहेगा स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश रहेगा। किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता न्यायाधीश का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, तो यदि जनसंख्या क्या हो, सजातीय हो। न्यायाधीश का आकार कम रख सकते हैं जब जनसंख्या कैसी हो, सजातीय हो।
यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो वो क्या रहेगा? तो व्यवस्थित न्यायाधीश तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। 219 का जो राइट आंसर है वो सही रहेगा। स्तवक न्यायाधीश में क्या होता है? क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। जब जब करते हैं उपयोग तो याद रखिएगा यहाँ पे समष्टि यद्र तत्व घटित हो और न्यायाधीश का आकार बड़ा होना चाहिए। और कब करते हैं? लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता अपनी समष्टि में कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से न्यायाधीश की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, किस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा इसका पता करते हैं। तो वो रहेगा कोटा न्यायाधीश कहेंगे। क्या कर रहा है वो? न्यायाधीश को निश्चित कर देता है, तो ये कोटा सैंपलिंग कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यायाधीश है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा कोटा न्यायाधीश और स्वउद्देश्य न्यायाधीश। यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा, असंभाव्य न्यायाधीश है। यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो वह किसके लिए कौन से न्यायाधीश का उपयोग करता है? तो यानी इसके लिए उसे कौन से न्यायाधीश का उपयोग करना है? तो क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश का उपयोग करना है। ठीक है, इसके लिए यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का क्या कर रहा है? वो पहले से डिसाइड कर रहा है कि 5 स्कूल हैं, फिर उन 5 स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो उसके लिए कौन सा न्यायाधीश उपयोग करेगा? तो वो रहेगा क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश। यानी पहले से डिसाइड है स्कूल पर, टीचर डिसाइड नहीं है, टीचर उसी स्कूल में जितने हों उतने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन आंकड़ों के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है माध्यमिक डेटा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? प्रयोग। प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है तो प्रयोग क्या है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा व्यवस्थित न्यायाधीश। ये क्या है? सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है, तो वो क्या है? व्यवस्थित न्यायाधीश। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे है व्यवस्थित न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए कि कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है। तो 226 कह रहा है कि व्यवस्थित न्यायाधीश है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उदाहरण नहीं है, तो बाद बाकी सरल क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? उदाहरण नहीं है, जबकि ये सारे क्या हैं? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर माना गया है वो यहाँ पे क्या था? उदाहरण में पूछा गया था तो था व्यवस्थित न्यायाधीश। ठीक है, 1 यानी 2 to 6 का जो राइट आंसर था वो यहाँ पे था व्यवस्थित न्यायाधीश। ठीक है, उदाहरण है। और दूसरा यहाँ पे जो माना गया है इसी बुक की अगर बात की जाए तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण नहीं डाला गया है? तो भी यही आंसर माना गया है कि व्यवस्थित न्यायाधीश। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में ही इसके टकरा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्त्रीगत यादृच्छिक न्यायाधीश और सरल न्यायाधीश इसके हैं, तो अगर ये इसके हैं तो फिर यहाँ ये इसका कैसे है? ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग वाला मेथड है वो पूरा के पूरा या तो एक वीडियो के माध्यम से या फिर आपको टेलीग्राम पर इतना ही आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का एक प्रकार है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जा रही है कि राइट आंसर क्या है तो वो क्या है? 2 चरण यादृच्छिक न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का एक उदाहरण है? तो गैर यादृच्छिक न्याय विधि का तो वो है सुविधा न्यायाधीश। ये गैर यादृच्छिक न्याय विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित करना है। तो क्या निश्चित करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, भिन्न भिन्न श्रेणियों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। जब श्रेणियां हमारे पास होंगी तो हमें वहां पे सुनिश्चित करने के लिए करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, इसको कहेंगे प्लेसिबो प्रभाव, क्योंकि हम उसको किसके रूप फॉर्मेट में देख रहे हैं? एक दवा के फॉर्मेट में देख रहे हैं। क्रॉस अनुभाव्य अविकल्प क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदंत संग्रह करना। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ये रहता है क्रॉस अनुभागीय अविकल्प। यहाँ पे एक ही समय में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रतिवादियां हैं यानी जो हमारे सैंपल साइज है उनसे अधिकाधिक प्रदंत यानी हमने जो डाटा संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे अनुसंधान आचार्य या नीति या मिश्रित से। तो यहाँ पे देखते हैं एथिक्स से बनेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेंगे उन्हें हम देखते हैं। अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता यदि, तो कब उसे नैतिक नहीं मानेंगे? एक प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता, यानी हमने किसी का भी कुछ भी लिया है और उसको हम छुपा लेते हैं, उसके नाम को हम लिखते नहीं है। नैतिक अतिक्रमक यानी इथिकल, यहाँ पे क्या रहेगा, नैतिक अधिक्रमण की बात की जाए यानी इसके अर्थ की बात की जाए तो ये यहाँ पे अर्थ को बता रहा है, तो ये रहेगा नैतिक सिद्धांतों को ना मानने वाला। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ये रहेगा नैतिक अतिक्रमण। क्या रहेगा, जो नैतिक सिद्धांत है एथिक्स, यहाँ पे जो सिद्धांत दे रखे हैं तो उनको क्या करना है, नहीं मानने वाला, ना मानने वाला। तो इसके सिद्धांत क्या है कि जब भी आप किसी का कंटेंट लें तो उसका नाम भी उसमें मेंशन करें। अगर आपने मतलब किसी भी कंटेंट को देखकर अपनी रिसर्च में कुछ वर्क किया है तो भी आप मेंशन करेंगे कि उसने इस तरह का काम किया था, तो ऐसे ही हमने ये काम किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे अगर कुछ भी चलता है उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, सभी। ठीक है, ये चीजें नैतिकता से जुड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अपहानि है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, और यहाँ पे शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब विकास और उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, सामग्री विश्लेषण। आपको बताते हैं कि जो सैम्पलिंग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर हम पूरी एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो ने हमें बताया कि हमें अब क्या करना है कि सैम्पलिंग वाले पार्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है, यानी उसमें इस तरह की अगर कोई भी गलती होती है या इस तरह के क्वेश्चन कोई भी फ्रेम होते हैं तो हम उसमें से राइट आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मदान की बुक है उसमें इस तरह से क्वेश्चनों को डिजाइन किया गया है कि दो क्वेश्चन आपस में टकरा रहे हैं, कोई भी बुक गलत या सही नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम खुद सैम्पलिंग वाले पूरे मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए राइट आंसर क्या रहेगा, सामग्री विश्लेषण रहेगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी विद आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? तो सूचित सहमति कमी के साथ जुड़ी हुई है तो वह प्रच्छन्न अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ सकता है? तो वो कौन सी हानि है? तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, मनोशारीरिक कष्ट, शारीरिक चोट, आत्मसम्मान की हानि। नेक्स्ट, अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों की को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे डुप्लीकेट प्रकाशन। क्या कर रहे हैं हम, एक से अधिक जर्नलों में छाप रहे हैं, अपने ही काम को छाप रहे हैं तो भी वो डुप्लीकेट हो जाता है। अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदंत को सुरक्षित, गोपनीय और रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए, तभी आप अनुसंधान के नैतिक सिद्धांतों का अवलोकन कर सकते हैं। प्रेरणात्मक अनुसंधान
अनुसंधान के क्षेत्र में माप माप का क्या महत्व है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो उपयुक्त महत्व, यानी कि यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यवस्था सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि बाहरी वैधता, जिसको हम कह सकते हैं वो क्या कहेंगे, तो बाहरी वैधता कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण यानी यहाँ पे है जनरलाइजेबिलिटी को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा जिस सीमा तक न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है, तो वो कौन सा है, यहाँ पे है पारिस्थितिक सामान्यीकरण। अनुसंधान अविकल्प का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यह प्रदंत संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होती है, तो इसमें सह संबंध गुणांक कैसा होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सकारात्मक होगा। निम्नलिखित में से तर्क की यह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, विशिष्ट तथ्यों तक पहुंचाती है, तो संभाव्य प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेकर आए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आचार संहिता का प्रभाव। शोधकर्ता क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ता केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहते हैं, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, शोधकर्ता पूर्वग्राही है, यानी वो पहले से डिसाइडेड कर चुका है कि निष्कर्ष इसका ये आएगा। वो पूरा जो प्रोसेस कर रहा है वो ऐसे ही अभी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो SPSS का कार्यशाला वर्कशॉपों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खुद भी अपने लैपटॉप में SPSS को रन कर सकते हैं और वो बहुत बेहतरीन परिणाम देता है तथा उस परिणाम की व्याख्या भी करके देता है। आपको कुछ नहीं करना होता, उसका प्रिंट निकाल कर आप जमा लगा सकते हैं अपनी थीसिस में। निम्नलिखित में से एक अकादमिक सभा क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पे क्या है, संवर्धन अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो पेपर आवश्यक है, तभी तो पेपर पब्लिश करा जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वेव सम्मेलनों में। भाई जब वेव कह दिया तो वो किस पर आधारित हो गया, वो पूरा के पूरा इंटरनेट पर आधारित हो गया। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है? तो जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आलेख और पेपर दोनों ही प्रकाशित होते हैं। आलेख का मतलब जो आप लेख पढ़ते हैं और पेपर का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को जनरेट किया और उसके बारे में पूरा उसे सेल्फ स्टडी की तरह लिख कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक शोधकर्ता ने एक ही जैसे डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 प्रयोगों का आयोजन किया, जिसमें से प्रत्येक में 100 प्रतिभागी थे, बजाय इसके कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति को वर्णित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे मान्यकरण, यानी वैलिडेशन को इंगित करता है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि थर्ड वीडियो में हम यूनिट 2 को पूरा कवर कर जाएंगे, तो हमने थर्ड वीडियो केवल बनी और उसमें यूनिट 2 को कवर कर लिया। यूनिट 2 की अगर बात की जाए तो 255 नहीं 258 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए यूनिट 2 में। इसी तरह यूनिट 1 में 300 के एबव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे रिसर्च में हमारे में क्या होगा, एक तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, दूसरे हमें नए ही क्वेश्चन के फॉर्मेट भी मिल रहे हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। जिन क्वेश्चनों में मुझको खुद को ही डाउट था वो मैं क्या करूँगी, जल्दी ही क्लियर करके या तो वीडियो के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आपको तक पहुँचा दूँगी। तो ये जो PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था वीडियो में ही, वो हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे, चाहे अब टेलीग्राम पर पोस्ट करके करें, चाहे वीडियो के माध्यम से करें, पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई भी ऑथर की जो बुक होती है वो जनरली उसमें गलतियाँ हम नहीं कहेंगे कि होती हैं, बट कोशिश करी जाती है कि कम से कम गलतियाँ रखी जाएँ। जबकि मदान की बुक तो ऐसी पॉपुलर बुक है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले हम खुद उस मुद्दे को समझेंगे, तब उसके बाद रॉन्ग या राइट कहेंगे। वैसे कोई भी बुक ना गलत होती है ना सही होती है, ये पढ़ने वाले पर डिपेंड होता है कि वो उसके बारे में कितनी नॉलेज रखता है। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस टॉपिक को ही कवर कर लेंगे, जिससे कि आगे भी इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी थर्ड यूनिट जो है गद्यांश से आधारित है, तो थर्ड यूनिट के 1 या 2 गद्यांश लेकर उसे समझ लेंगे। फोर्थ और या फिफ्थ यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।